हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी सी इंटरमीडिएट की इस नई फ्रेश बैच में ऑफ पेपर वन एडवांस्ड अकाउंटिंग, द मोस्ट स्कोरिंग पेपर ऑफ योर सी इंटरमीडिएट सब्जेक्ट। एंड क्यों ना हो, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग, जो आपके नाम में जुड़ने वाला है कुछ ही सालों बाद व्हेन यू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो दोस्तों, पेपर नंबर वन एडवांस अकाउंटिंग की आज शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अपन सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे और उन सबसे पहले थोड़ा मेरे बारे में जानेंगे। तो चार्ट में सबसे पहले आप लोग बताइए कहाँ से हैं आप लोग और कब है आपका अटेम्प्ट ड्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आप इंटरमीडिएट की आज तैयारी शुरू कर रहे हैं। आर यू एमिंग फॉर अ रैंक? व्हाट आर यू एमिंग इन एडवांस अकाउंट्स? एंड व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग योर सीए कोर्स? जब तक आप ये लिखते हैं बैकग्राउंड में मैं मेरी कमेंट्री जारी रखता हूं दोस्तों। तो मैं सीए सार्थक जैन, आपका टीचर फॉर एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो 600 में से 200 मार्क तो आपके मेरे हवाले हो गए। अगर मेरी बैकग्राउंड कुछ आपके साथ शेयर करूं तो आई क्लियर्ड माई सीए इन 2003। तो 1999 वाज व्हेन आई क्लियर्ड माय 12th स्टैंडर्ड और ठीक ठाक मार्क्स आ गए। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है पढ़ने वाले बच्चों को कि अब लाइफ में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सीए के अलावा कुछ बचता नहीं। तो मुझे भी इस तरह से सीए में धकेल दिया गया था और मैं आया सीए करने, नॉट रियली वेरी श्योर वेदर आई वांटेड टू डू इट और नॉट इनिशियली, बट देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लविंग द कोर्स। फाउंडेशन में मोहब्बत थोड़ी कम हुई, इंटर में बढ़ी और फाइनल में तो बेइंतहा हो गई, इतनी कि किसी और से मोहब्बत ही नहीं कर पाए। चलिए, होपफुली घर वाली ना सुन ले। एंड आई कुड क्लियर ऑल माई एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और 2003 में आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया 46th रैंक इन माई सीए फाइनल एग्जाम्स। उसके बाद फिर लाइफ में लगा कि थोड़ा एक्सपोजर ले लेते हैं, तो आईटीसी नाम की कंपनी ज्वाइन करी। और ये आईटीसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनफैक्ट आप इसके प्रोडक्ट्स रोजाना यूज करते होगे, जैसे कि गोल्ड फ्लेक, ओ सॉरी क्लासमेट, एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स यू आई एम श्योर हैव हर्ड अबाउट इट। तो मैंने आईटीसी में दोस्तों ऑलमोस्ट 2.5 years कुछ प्लस काम किया एंड आई वाज इन देयर इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंट्स डिविजन। वहाँ पर मुझे बहुत सॉलिड एक्सपोजर मिला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। इनफैक्ट जो मेरे सुपर बॉस थे मिस्टर शेखर बासु, ही वाज वन ऑफ दस गाइज जो सी इंस्टीट्यूट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम करते थे। तो आई वर्क वेरी क्लोजली विद हिम जस्ट टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि एक अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को बनाने के पीछे कितनी चीज़ें जाती है। कई बार आप देखेंगे कि आपका एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड हो सकता है 4 पेजेस का हो, पर उसके पीछे 400 पेजेस के बैकग्राउंड मटेरियल होते हैं विच आर नॉट पब्लिसाइज्ड और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते, इंडिया में इंटरनेशनली करते। तो आई कुड सी, इनफैक्ट उनके साथ काम करने का मौका मिला तो आई कुड बेसिकली लर्न द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। 3 साल वहाँ काम किया, फिर लाइफ में लगा कि कुछ चैरिटेबल करना चाहिए। तो 2006 वी स्टार्टेड विद आवर जर्नी ऑफ टीचिंग और ये चैरिटेबल कार्य हमने शुरू किया फास्ट के नाम से, जो एक एक्रोनिम है, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस ट्यूटोरियल्स का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस ही नहीं ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग सिंस 2006 और तब से लेके आज तक सिर्फ एक ही काम सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और वो है पढ़ाना। आई टेक इंटरमीडिएट लेवल सिंपल अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड सीए फाइनल लेवल अकाउंट, जहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं उधर, एंड ऑडिट। तो ये सब्जेक्ट्स है। तो अभी से अपनी ग्रिप बनेगी और सीधे फाइनल जैसे ही आपका क्लियर होगा उसके बाद आपको प्लेस करा के बाहर निकलेंगे। So we also have a sister concern where I am a founder, Fast Careers, जिसमें we do placements. It is India's largest company for placing chartered accountants. और पिछले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट पैकेज सीए इंस्टीट्यूट के जो कैंपस से गया था, दैट वाज 29 लाख, और फास्ट करियर्स की तरफ से जो हाईएस्ट ऑल इंडिया पैकेज गया था दैट वाज 35 लाख। तो एनी वेज वो हमारा डेफिनेट एम है कि हमें वहां पहुंचना है, बट वो लंबी दूर की जर्नी है। अभी अपन आज की बात करते हैं। अचीवमेंट्स क्या है सर आपके, थोड़ा सा ये भी बताइए। तो हमारे कोई अचीवमेंट्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके अचीवमेंट्स हमारे अचीवमेंट्स बनते हैं। तो अगर आप बात करेंगे अभी रीसेंट एग्जाम्स जो आपकी क्लियर हुई, उसमें वन ऑफ आवर स्टूडेंट सिक्योर्ड 88 मार्क्स इन ऑडिट, 91 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स। दैट इज द अचीवमेंट इन द न्यू कोर्स। ओल्ड कोर्स की बात करें तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100। अमितेश, इंदौर से ही है, अमितेश जैन, ही सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन अकाउंट्स।
तो ये अचीवमेंट है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार क्लास में वैसे कोई लोग मौजूद होंगे और ऐसी तत्परता के साथ करेंगे कि हम 100 में से 100 लेके आ पाएंगे, क्योंकि कोई एक स्टूडेंट ला चुका है तो ये एक प्रूफ है कि एक्चुअल में आ सकते हैं। इस बैकग्राउंड के साथ अब आते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में सब्सटैंशियली चेंज हो गया। इनफैक्ट मई 2024 से जो आपकी इंस्टीट्यूट की नई स्कीम लागू हुई, अपन बात करते हैं अब सब्जेक्ट के बारे में। चलिए, तब तक चैट्स में आई कुड सी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड शेयरिंग। हमारे इंदौर शहर से भी लोग मौजूद है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं सिलेबस की आपको बात करूं, आईसीआई के मॉड्यूल में तो इंस्टीट्यूट आपको 3 मॉड्यूल में एडवांस अकाउंट्स का पूरा कंटेंट देता है, और इन 3 मॉड्यूल्स में अगर आप देखेंगे तो इन टोटल आपके 15 चैप्टर्स है। और इन 15 चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 to 9 सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है। दिस इज ऑल एएस बेस्ड चैप्टर। इनफैक्ट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं मोस्टली, प्लस उससे रिलेटेड उसका फ्रेमवर्क, प्रीफेस, थ्योरी। यहां से जो शुरू होता है इसे आप कह सकते हो कि ये आपके, सिर्फ कहने के लिए अपन कहते हैं, ये आपके मेजर टॉपिक्स है। यानी 1 to 9 में आप जो पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे। अरे अपन थोड़े ना हेलो हेलो तो भाई अपन तो फाउंडेशन क्लियर करके आए या डायरेक्ट एंट्री रूट से आए, कैसे भी मोड से अगर आप आए तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपने सुना होगा कि भारत में आज की तारीख में 29 नंबर्ड 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, बीच में से कुछ डिलीट भी हो गए। इंडेस अलग होते हैं जो आपके यहाँ पे करिकुलम में कुछ भी नहीं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन छोड़ दे, वो सब आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। तो इंस्टीट्यूट ने एकदम सिंपल कर दिया भाई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर में पढ़ा दो, इंडेस फाइनल में पढ़ा दो, फिनिश। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो शुरू के आपके 9 चैप्टर्स है दोस्तों, इनमें आप इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, AS1, AS2, AS3, AS4, 5, इस तरह से। ये सब अपने आप में कंपैरेटिवली कुछ बहुत छोटे, कुछ एवरेज, कुछ लंदी साइज के होते हैं। बट यहां पर यू विल ओनली स्टडी दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर्स पढ़ते थे, लेट्स से 11th 12th कॉमर्स लेवल पे, यू वुड हैव स्टडीड चैप्टर्स लाइक पार्टनरशिप या शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स। ये जो आपके चैप्टर्स होते हैं जो अपने आप में बहुत सारी चीजें आपको वो पर्टिकुलर मैटर, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड पूरी अकाउंटिंग कैसी होती है वो बताते हैं। इस तरह के चैप्टर 10 से शुरू होते हैं। चैप्टर 10 to 15 तक हमें ये मेजर तरह के टॉपिक्स पढ़ना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके एग्जाम के कवरेज सिलेबस के बारे में बता देता हूं। How the institute has designed your curriculum now, and it is a brilliant, beautiful way the institute has designed the new course. आपको एक फ्रेश सेपरेट कॉपी रखना है एडवांस अकाउंटिंग के लिए, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट करना है। जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अभी। तो फर्स्ट 30 minutes ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड अ लिटिल बिट अबाउट द बैच। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन डे 1, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मुझे एक सैटेलाइट व्यू मिल जाए, यूँ समझ लीजिए, कि हमारे पूरे सिलेबस का। तो चैप्टर 1 to 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ऐसे अगर आप देखोगे तो चैप्टर 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से लेकर चैप्टर नंबर 15 ब्रांच अकाउंट्स 10 to 15, इनमें वी हैव टू स्टडी टॉपिक्स लाइक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी सब्सिडरी है, जैसे रिलायंस की 95 सब्सिडरीज, तो रिलायंस 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, एक खुद के और एक उसकी सब्सिडरी, और खुद के मिला के कंबाइन करके क्लब करके कंसोलिडेट करके, इसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं।
मज़े की बात यह है कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही है। तो आप एक चीज़ समझिए, कोई भी चीज़ होती है अगर, तो जैसे आपने फाउंडेशन लेवल पर लॉ पढ़ा है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट के नियम अगर आपको गवर्न करना है तो कैसे गवर्न होते हैं? थ्रू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप के नियम कैसे गवर्न होते हैं? डीड के अनुसार। लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो किस पे जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट पे। सिमिलरली एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, वो कैसे गवर्न होएगी? कंपनीज एक्ट से। तो ऐसी अकाउंटिंग को गवर्न करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। या अकाउंटिंग ही क्या है सर? वही डेबिट क्रेडिट के हमारे सिद्धांत से अकाउंटिंग हो जाती है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। डेबिट क्रेडिट तो आपका प्रोसीजर है कि आपको बुक्स कैसे मेंटेन करनी है, बट अकाउंटिंग कैसे करना है ये अपने आप में टिपिकल एस्पेक्ट है। ये इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है फाउंडेशन लेवल तक, वो सही मायने में अगर देखा जाए तो आपने सिर्फ उसकी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग कैसे करते हैं उस पर फोकस किया है। यहाँ से अब अपन एक ऐसे स्टेज पर जाने वाले हैं जहाँ पे अपन क्या बना पाएंगे? कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे पब्लिश होते हैं, कभी आपने एनुअल रिपोर्ट देखी, अपने को वो लेवल पर पहुंचना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक बेस चाहिए कि भैया ये पर्टिकुलर चीज को मैं अगर अकाउंट फॉर करूंगा तो कैसे अकाउंट फॉर करूंगा। तो आई नीड अ बेस फॉर इट। तो चलो मैं आपसे एक फटाक से सवाल पूछता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या हमें बेस चाहिए? आप एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, फटाफट देते जाओ। चलो दोस्तों बताओ कि मैंने जमीन खरीदी है, लैंड खरीदी, तो मैं इसे अपनी बुक्स में कैसे दिखाऊंगा? हाउ विल आई शो लैंड परचेज्ड इन माई बुक्स? अरे सर कैसा सवाल पूछ रहे हो, हटाओ, ये कोई इंटर की बैच है, हमें लग रहा है यार भी मैं आ गए वापस। अच्छा ऐसा है तो दे दो जवाब। लैंड परचेज करिए तो आप इसे अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे? सर एक्सपेंस बुक करेंगे या असेट? ऑब्वियस सी बात है सर, असेट बुक करेंगे। चलो अब आपने असेट बुक करना है तो आप इसे किस नाम से असेट बुक करोगे? क्या आप इसे फिक्स्ड असेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जो कहते हैं वैसे बुक करोगे, या आप इसे इन्वेंट्री बुक करोगे, या फिर आप इसे इन्वेस्टमेंट्स में बुक करोगे? सर ये डिपेंड करेगा हमारा बिजनेस क्या है। तो अगर हमारा बिजनेस या ऑब्जेक्टिव ये जमीन खरीदने का ऐसा है कि ये जमीन खरीद के हम फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो इसे पीपी फिक्स एसेट मान लेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है लैंड खरीदते बेचते ट्रेडिंग का काम है, तो इन्वेंट्री मान लेंगे। और यही लैंड अगर हमने परचेज किया है विद एन ऑब्जेक्टिव कि हम रखेंगे, इसकी कैपिटल अप्रिसिएशन लेंगे और फिर इसे बेच देंगे, तो देन इन दैट केस इसे इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। तो बताओ मैंने लैंड खरीदा और खरीद के यूं ही रख लिया है कि चलो अभी मिल रहा है सही दामों पे तो लेके रख लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगे? तो सर ये तो जब हमारा इंटेंशन क्लियर होगा तब तक आप बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे? आपको इतना तो पता है कि बैलेंस शीट में एक असेट के अंदर ही बहुत सारी कैटेगरीज होती है प्रेजेंटेशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमें गाइडेंस चाहिए कि यार मैं इसे कैसे शो करूंगा तब तक। क्या लैंड डेप्रिशिएट होता? नहीं सर, लैंड नहीं होता, बाकी सारी एसेट्स होती है डेप्रिशिएट। बट लैंड भी कुछ केसेस में डेप्रिशिएट होता है, दैट इज समथिंग विच विल डिस्कस। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड खरीदा है और ये लैंड मैंने प्योरली सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए खरीदा है, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड खरीदने के लिए मुझे एक ड्रेन सिस्टम बनाना पड़ता है। तो मैंने खर्चा किया, खुदाई करी, और खुदाई कर करके मैंने क्या किया, वहां पे एक पूरा ड्रेन सिस्टम बना दिया। ये लैंड खरीदा हमने 50 लाख रुपीज का, और इसमें ड्रेन सिस्टम बनाने में 5 लाख का खर्चा हो गया। अब बताइए ये 5 लाख का खर्चा जो मैंने किया इसकी अकाउंटिंग में कैसे करूंगा? क्या इस 5 लाख रुपीज की अकाउंटिंग लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और लैंड 55 लाख का हो जाएगा? या ये 5 लाख रुपीज को मैं अलग से असेट बुक करूंगा, या फिर इसे एक्सपेंस बुक किया जाएगा? अब आपको समझ में आ रहा है जितने सवाल मैंने पूछे इसमें क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटी तो सारी है। एक्सपेंस बुक कर सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि ये तो खर्चा हुआ है। नहीं सर, पर इससे हमने लैंड को रेडी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस किया है तो इसे कैपिटलाइज करेंगे। बट सर ये जो हमने खर्चा किया है ये तो परमानेंट होगा नहीं है, जो ड्रेन बनाई है फिर मिट्टी भर जाएगी, तो हो सकता है हर 3 4 5 साल में वापस बनाना पड़े। तो ये बहुत छोटे से एग्जाम्पल्स है दोस्तों, और ऐसे ढेर सारे। इनफैक्ट आप रियल लाइफ में देखोगे तो आप किसी भी जगह पे स्टेज पर जाओगे, आपको हर जगह अलग अलग चीजों पे आप 2 मिनट सोचोगे इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो लाइट की बात हो गई। जनरली आप लोग अभी घूम फिर के फाउंडेशन का रिजल्ट बताने के बाद ऐसे ही चिल मार के आए होगे, तो सपोज आप मूवी देखते गए। चलो फटाफट जवाब दो, मजेदार सवाल है। कौन सी मूवी देखी आखिरी तुमने? बताओ, बताइए कौन सी मूवी देखी? चलो तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि आप मूवी देख कर आए और डॉक्टर डूम्सडे नहीं आने वाली, वो वाली देख ली सर हमने, है।
तो मूवी के लिए एक बात बताइए, आपने सपोज तो भैया देखा हमने मार्वल में वापस से आ रहे हैं अपने आयरन मैन भाई अब विलन बन के, तो ये पर्टिकुलर केस में रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो आयरन मैन का किरदार निभाते थे और अब वो क्या बन गए हैं, डूम्सडे, डॉक्टर डूम्सडे, उनको साइन किया वापस से मार्वल ने और बोला कि भैया अगली मूवी में हम आपको लेके आ रहे हैं। मूवी तो अपन सब देखने जाते ही। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि उनको साइन करने के बाद उनको पेमेंट किया गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का, और उन्हें कहा गया कि ये 50% है और बाकी 50% पूरी मूवी बनने के बाद आपको पे करेंगे। बताओ इसकी अकाउंटिंग प्रोड्यूसर मार्वल सिनेमा कैसे करेगा, बताइए। हेलो, एक्सपेंस या सेट। आप मूवी बनाओगे तो आपको बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए लोग लगेंगे, कंप्यूटर सिस्टम्स लगेंगे, कैमरा इक्विपमेंट्स लगेंगे जिसे आप रेंट पे ले सकते हो। ये सारा जो प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है, इस सब को आप क्या बुक करोगे? क्या ये सब एक्सपेंस हो? 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर आप इन सबको एक्सपेंस बुक कर रहे हो तो एक मूवी बनने में 2 से 4 साल लगते हैं, तब तक सिर्फ खर्चे बुक होंगे। और आप ये समझ लीजिए कि उसकी मेजर इनकम कब रियलाइज हो जाएगी, इन 2 to 4 weeks आफ्टर द मूवी इज पब्लिश्ड। जो आपने बेसिक सिद्धांत पढ़ रखे अकाउंटिंग के, मैचिंग प्रिंसिपल, क्या आपको लगता है उसके हिसाब से ये अकाउंटिंग सही हो रही है? कि आप खर्चा बुक कर रहे हैं 2 से 4 साल तक सिर्फ लॉस 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 लॉस, क्योंकि एक्सपेंस से इनकम तो ही नहीं है उस मूवी से। और इनकम कब आएगी? रिलीज होने के बाद, और नॉर्मली 2 to 4 weeks में आपकी मेजोरिटी इनकम आ जाती है। तो ये कैसी अकाउंटिंग होती है? क्या मैं इसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ? ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल सुन के आपको क्या लग रहा है? मैं कोई आपके साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ की चीज़ें आपके से पूछ रहा हूँ। इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है, मतलब क्या है? आपको ये समझना है कि अभी तक हम जो करते आए, हम ये समझते आए हैं कि यार अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट क्या होगा, बैलेंसेस क्या होंगे, और थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन अकाउंट्स, कुछ टाइप ऑफ एंटिटीज के एनपीओ हो गया या पार्टनरशिप या इस तरह की एंटिटीज के कैसे बनते हैं। लेकिन अब इंटरमीडिएट लेवल पर आपको किस स्टेज पे लाना है? आपको एक ऐसे स्टेज पे इंस्टीट्यूट लाना चाहता है कि रियल लाइफ वर्ल्ड में किसी भी तरह की चीज की अगर अकाउंटिंग हो रही है तो कैसे होगी, इतना आप बता पाए। तो ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स आपसे कोई भी पूछे कि इसकी अकाउंटिंग बताओ तो आप बता पाओ। सो दैट मीन्स वी हैव टू नाउ गो बियॉन्ड द लॉजिक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एन असेट और एन एक्सपेंस। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ विल दिस बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। किस नाम का असेट दिखाया जाएगा, ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर है। तो इसी के लिए दोस्तों क्या किया गया है, चैप्टर नंबर 11 बनाया गया। चैप्टर नंबर 11 इज बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो फॉलो करना पड़ता है। और इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो 2 यूनिट्स हैं। एक जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है उसका डिस्कशन है, एज पर शेड्यूल 3। ये क्या होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर सबसे पहले हम शुरू करने वाले। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने श्योरली सुना होगा, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है AS3। और यहाँ पे आपके सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के साथ डिविडेंड्स का भी डिस्कशन है। ये दोनों ही कंपनीज एक्ट के अनुसार है। और ये चैप्टर नंबर 11 में आप क्या डिस्कस करने वाले हो, इन दिस चैप्टर यू विल एक्चुअली गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो मैं आपके लिए आज एक फॉर्मेट लेकर आया हूँ, अपन डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में है, एक रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह के बनते हैं। उसकी बैलेंस शीट में इक्विटी लाइबिलिटी साइड होगी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी। देन उसके बाद आपकी एसेट साइड होगी। ये सब डिस्कस करना है अपने को, इतने सारे एसेट्स अलग अलग तरह से क्लासीफाई होंगे। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, ये कंपनीज एक्ट एक फॉर्मेट दे रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहे हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। दैट इज समथिंग विच इज टर्म्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आपके सिलेबस में ये है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है इंटर की पढ़ाई करने के बाद बच्चा इतना काबिल हो जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एंटिटी के प्रिपेयर करने की बात आ रही है तो वो प्रिपेयर कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पे लेट मी शो यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले जल्दी से बताओ दोस्तों, कितने लोगों ने एनुअल रिपोर्ट्स देखी है? एनुअल रिपोर्ट्स
ये मैंने आपके सामने जो ओपन किया है, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स। ये किसकी एनुअल रिपोर्ट है? आईटीसी कंपनी की। अच्छा सर, आपने वहां पर काम किया है तो वही लेकर आ गए आप, बिल्कुल सही। सर ये तो बड़ी पुरानी दिख रही है, 2016, करेक्ट। क्यों? क्योंकि 2016 के बाद से जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज है जिनकी एनुअल रिपोर्ट आपको इजीली मिलती है, उन सब ने इंडेस फॉलो करना शुरू कर दिया, ना कि एएस। दोनों में क्या फर्क होता है, वील डिस्कस। तो जितनी आपकी कंपनीज है, वेदर इट इज आईटीसी, रिलायंस, एयरटेल, डीएलएफ, ये सारी कंपनीज अब इंडेस फॉलो करती है। वो आप फाइनल में पढ़ो। इफ यू सी दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016 के जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसमें आप देखिए, इसमें बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट आप इंटरमीडिएट का सिलेबस पढ़ने के बाद बनाने की पोजीशन पर आ जाओगे दोस्त, इस तरह की, विथ ऑल द कंटेंट, जिसके सारे नोट्स आपको दिए गए हैं, पूरी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस लेवल का आपको नॉलेज आ जाएगा। आपको लगेगा बाप रे सर ये तो बहुत एक्साइटिंग है, बट हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है, ऐसा कैसे होएगा? अरे तुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि कुछ ही समय में धीरे धीरे तुम क्या क्या सीख जाओगे और क्या क्या बना बैठोगे। तो ये तरह की बैलेंस शीट बनाना है दोस्तों, एडवांस अकाउंट्स का, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा कंटेंट है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज योर बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट है ना, इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी बनाते हैं। तो मेरी कंपनी आईटीसी उसकी है, पर आईटीसी की जो सब्सिडरीज वगैरह हैं, जो सब्सिडरी आप समझते हो ना, ऐसी कंपनी जिसमें मेजॉरिटी वोटिंग पावर, कंट्रोल उस कंपनी का मेरे पास है। जैसे मुंबई इंडियंस किसकी कंपनी है, जल्दी से बताओ, चैट में लिख सकते हो आप लोग। मुंबई इंडियंस एक सेपरेट कंपनी है जिसका नाम है इंडिया विन स्पोर्ट्स लिमिटेड। ये मुंबई इंडियंस किसकी कंपनी है? रिलायंस की। तो इट इज अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस। इनफैक्ट रिलायंस की एक सब्सिडरी है रिलायंस इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स, और उसकी सब्सिडरी है मुंबई इंडियंस। इस कंपनी का नाम है इंडिया विन स्पोर्ट्स लिमिटेड। तो ऐसे में क्या करता हूँ, बड़ी कंपनियां क्या करती है, सारे बिजनेस अपनी कंपनी में नहीं करती है। ऐसे वो क्या करती है, हर अलग बिजनेस के लिए दे इधर एक्वायर अ कंपनी और दे क्रिएट अ न्यू कंपनी। जैसे हैमलीज इंडिया इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो मुकेश भाई ने हो सकता है कि भैया बोला हो चलो अब घर में खुशखबरी आने वाली है तो अपन अभी से एक हेमलीज खरीद के रख लेते हैं। तो उन्होंने हेमली से टॉय नहीं खरीदा, कंपनी खरीद डाली। तो बोले ये क्या करेंगे, अनंत राधिका को आगे गिफ्ट देने के काम आएगी। तो दे हैव एक्वायर्ड लेट्स से 80% शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, नाउ दे आर कंट्रोलिंग इट। तो वो उनकी सब्सिडरी है। तो उसके साथ जो कंबाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना दोस्तों, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी की अगर सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट होती है तो उसे दोनों बनाना पड़ते हैं, एक स्टैंडअलोन कहलाते और एक कंसोलिडेटेड कहलाते। और ये कंसोलिडेटेड का भी फॉर्मेट मोर और लेस वैसे ही होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब वापस से सिलेबस पे आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज जब आप डिस्कस करोगे तो आपको ये जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया ना, ये पूरा फॉर्मेट के हिसाब से आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की पोजीशन पर आ जाओगे। इसके दो पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट में अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे बेटा। और इसका दूसरा यूनिट है जिसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख जाओगे। मेजरली ये 3 स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए, और एक अलग से डिस्कशन किया गया है डिविडेंड्स के टॉपिक के ऊपर। यहां पर ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये मेजर टॉपिक है, यानी कि इनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने वाला है। फिर चैप्टर 12 अपने आप में एक बहुत ही स्पेसिफाइड अकाउंटिंग है कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो कैसे करेगी। ये छोटा सा चैप्टर है और स्कोरिंग है, यूँ समझ लो मुफ्त के मार्क्स है, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत करना नहीं है और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बायबैक ऑफ शेयर्स, ये एज पर कंपनीज एक्ट होता है, ना कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस पर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता है। फिर आपके 2 चैप्टर हैं जो अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अमालगमेशन यानी 2 कंपनियां एक मिलके एक हो जाती। आपने सुना होगा जोमैटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया, तो इसकी अकाउंटिंग स्पेशल होती है थोड़ी सी, दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन अमालगमेशन।
कई बार दो कंपनियां मर्ज होके एक नई कंपनी बन जाती है, ये सब अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। और रीस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग कंपनी ने ही अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर दिया, रीशेप कर दिया, रिवाइज कर दिया। कोई रिस्ट्रक्चर क्यों करता है कंपनी को? नाम बदल लिया भैया, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि यार अभी एग्जिस्टिंग कंपनी में माहौल बन नहीं रहा है, तो चीज़ें कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो रिकंस्ट्रक्शन में चले गए। बायजूस की हालत खराब, उसने रिकंस्ट्रक्शन का एक प्लान दिया और उसके बेसिस पे उसने क्या किया, अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करके, थोड़ा सा रीशेप करके, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करके नया बना दिया। तो ये दो चैप्टर्स अपने 13 और 14 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगता है, रिकंस्ट्रक्शन पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। और चैप्टर 15 आपका ब्रांच अकाउंटिंग है। ब्रांच अकाउंटिंग इज अगेन नॉट बेस्ड ऑन एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हालांकि इसमें एक AS 11 फॉरेन ब्रांच पे काम आता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का, बट वो अपन AS में डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में AS 1 to 29 सारे हैं, बट इस AS 1 to 29 में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस AS 3 हियर, क्योंकि उसे हम कवर करने वाले हैं कहाँ पे? चैप्टर नंबर 11 पार्ट B में। सिमिलरली AS 21, 23 और 27 यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, उसे हम कवर कर लेंगे चैप्टर नंबर 10 में, और इसे हम कवर करेंगे चैप्टर 13 में। तो टोटल 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आप ये बोल सकते हो कि ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम AS वाले पार्ट में कवर करने की बजाय रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ कवर करेंगे, बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। अब इन सबका वेटेज समझ लेते हैं अपन कितना होगा। आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है? अरे सर कैसा सवाल पूछा आपने। तो योर पेपर टुडे कम्स ऑफ 100 मार्क्स, लेकिन ये 100 मार्क्स पूरे के पूरे क्या नहीं होते हैं? दे आर नॉट कंप्लीटली, ये पूरे के पूरे आपके क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो 30 मार्क्स के आपके MCQs हैं और 70 मार्क के आपके डिस्क्रिप्टिव हैं। तो मैं अब आपको वेटेज बताता हूं कितना होता है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली चैप्टर 1 to 9 का वेटेज 25 to 30 मार्क्स का होगा। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इन पांचों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के जो यहां पे हम पढ़ने वाले, 25 to 30 मार्क्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिक्स मान लीजिए 14 मार्क्स का मिनिमम वेटेज है। अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों का मिला के 14 to 28 मार्क्स का वेटेज है। मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, दो भी आ सकते हैं, और 14 मार्क्स के लंबे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों इस पे। सर ये सब अपन डे 1 पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता पड़ जाएगी हमारे सिलेबस में किन चीजों का कितना इंपैक्ट है। देन ब्रांच अकाउंटिंग का वेटेज आपका 6 to 14 मार्क्स का है। तो नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ब्रांच अकाउंटिंग पे, इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन दिस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का इजीली 14 to 20 मार्क्स का वेटेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल इन ऑल आप ये बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 10 to 15 जो आपके रखे, इसका वेटेज समवेयर अराउंड 56 मार्क्स कुछ होगा, और अराउंड 25 यानी 55 का वेटेज इधर हो गया, 55, 56 और 25 to 30 इधर हो गया। अगर आप इन सबका सम टोटल करेंगे तो इट विल कम टू 80 to 85 मार्क्स, जबकि डिस्क्रिप्टिव तो हमारा सिर्फ कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का। इसका मतलब एक ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। अब आपको मैं एक पेपर पैटर्न समझाता हूं। एक रियल लाइफ पेपर देख लेते हैं अपन, आ जाओ। लेट्स से न्यू स्कीम का सबसे पहला अटेम्प्ट का पेपर देखते हैं, मई 2024 का ये पेपर है। पार्ट 1 में MCQ आते हैं 30 मार्क्स के, और पार्ट 2 इस तरह का आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी क्वेश्चन, जो 14 मार्क्स का होता है, जिसमें पिछली बार 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन हुए, हो सकता है 4 6 के भी आ जाए। ये पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो ये जो पेपर पैटर्न है आपका, इसको मैं डिटेल करता हूं आपके साथ। इसमें MCQs को
लेट्स पुट इट इन ऑरेंज हियर। एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट तक आउट नहीं किए थे, बच्चों को ले जाने नहीं दिए, तो सिर्फ बच्चे मेमोरी के साथ बताते हैं कि एमसीक्यूज कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स पे आए थे। अदरवाइज एमसीक्यूज मार्केट में एज सच अवेलेबल नहीं है, बट अब इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अब आगे से हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी दे देंगे स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू का भी दे देंगे। अभी अपन डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं जो 70 मार्क्स का है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 सारे क्वेश्चन 14 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आप टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 2 to 6 में 5, आपको उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो 1 + 4 5 क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स 70 मार्क्स। तो क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, इस पर्टिकुलर रीजन से आपका जो टोटल पेपर होता है वो 84 मार्क्स का हो जाता है। तो you have to basically in 84 marks paper you have to attempt 70 marks paper। एक क्वेश्चन आप 14 मार्क्स का छोड़ सकते हो। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो या तो क्वेश्चन एक सिंगल पार्ट का क्वेश्चन होगा 14 मार्क का, या उसमें 2 पार्ट आ सकते हैं 7 मार्क के, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 3 पार्ट हो। नॉर्मली फिर वो ऐसे होते हैं 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 6 मार्क का एक क्वेश्चन। तो ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क हो सकता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नॉर्मली जो पहला क्वेश्चन आता है ना दोस्त, ये क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड, और ये जो क्वेश्चंस है ये फ्रॉम ऑल चैप्टर्स आते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट यूजुअली ये पैटर्न फॉलो होता है। ओल्ड कोर्स में भी, सिलेबस में भी यही होता था, कंपलसरी क्वेश्चन एएस बेस्ड में से आता था। एमसीक्यूज जो मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट्स ने शेयर किए, एमसीक्यूज 2 तरह के आते हैं, एक को कहते हैं इंटीग्रेटेड केस स्टडी और एक को कहते हैं इंडिविजुअल एमसीक्यूज। इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो आप बचपन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करते थे इंग्लिश के पेपर में, जिसपे सबसे कम मार्क्स आते, कि आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसके बेसिस पे आंसर बेस्ड ऑन पैकेज। यहाँ पे एक रियल लाइफ केस दिया जाएगा, जैसे एक मूवी की अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी बातें बोल दी और नीचे फिर पूछते जाएंगे बताओ ये खर्चे को कैसे अकाउंट करेंगे, ये कैसे करेंगे। इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो आती है दोस्तों, ये आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसोलिडेशन, बायबैक, इनमें से किसी भी चैप्टर में से आ सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज किसी में भी से आ सकती है। और इंडिविजुअल मोस्टली एएस बेस्ड होते हैं, या फिर कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो हमारे सिलेबस में उसके ऊपर बेस्ड। तो एमसीक्यूज ज्यादातर कहां से आते हैं, चैप्टर 1 to 9। तो अगर मैं एमसीक्यू वाले के ऊपर एक टैग लगा दूं, तो 1 to 9 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बायबैक, अमलगमेशन, इनमें आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं। ब्रांच रिकंस्ट्रक्शन में कम मिलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया कैसा पैटर्न है, कहां से आते हैं। तो अब आप देखो एक्चुअल पेपर कैसा है। इस पेपर में ये 7 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी वाला फर्स्ट, विच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और 10 के ऊपर बेस्ड था। अनदर 7 मार्क क्वेश्चन विच वॉज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो 14 मार्क का आपका कंपलसरी क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड 7-7 मार्क के। फिर ये एक पूरा 14 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है दोस्तों, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड था, जो आपका चैप्टर नंबर 14 है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन 7 मार्क्स विच वॉज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, और एक और क्वेश्चन 7 मार्क्स विच इज एएस 3 या कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पे आता है। आप देख रहे हो ये जब मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं है एक ही चैप्टर में से आते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स में से आते हैं। तो ये मत सोचना कि मैं एक आध चैप्टर छोड़ भी दूंगा तो काम चल जाएगा। कई आपको बाद में बोलेंगे कंसोलिडेशन स्किप कर दो, भूल के भी मत करना। अपन इतना शानदार करेंगे बेटा कंसोलिडेशन की, देखिए अपन जब पढ़ेंगे तब बात करें। फिर वापस एक 14 मार्क का क्वेश्चन ये अमालगमेशन चैप्टर में से, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है उसमें से।
फिर एक और 14 मार्क का क्वेश्चन जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उसमें से। और ये आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, अब इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। ये मल्टीपल क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन है AS19 जिसमें इंटरनल चॉइस है कि आप ए और बी में से कोई भी एक कर लो, विच इज AS19 और 20। एंड देन यू हैव अनदर क्वेश्चन एक जो डिविडेंड के ऊपर है, जो चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनफैक्ट ये ब्रांच अकाउंट्स के ऊपर है, जो 6 मार्क का है। तो एक बहुत ही बैलेंस सा पेपर आता है इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट का, कोई एज सच बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्केड्यूल डिवाइड कर रखा है, और टॉपिक्स भी एज सच बहुत लिमिटेड है, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू सॉल्व योर 3 hour पेपर in which you have MCQs, how to practice that, we'll cover that, and then you have your descriptive part. हमारा डिस्कशन कैसे होने वाला है, हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड विद दिस, इज बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप पूरे एडवांस अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक एज और एक मेजर टॉपिक्स। इनफैक्ट आपको जो बुक्स भी मिलेंगी, आपको सिंपली 2 बुक्स मिलने वाली हैं, जो दोनों की दोनों बुक्स 2 पार्ट में होंगी। पहली बुक को कहते हैं अपन ब्रह्मास्त्र, जो कॉन्सेप्ट नोट है, जितनी चीज़ें आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए जो अपन क्लास में लिखेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो भी कलर कोडिंग और इस फॉर्मेट के साथ कि आप बहुत इजीली इसको सेल थ्रू कर पाओगे, और इतना कंसाइज कंटेंट है कि आप इसको सॉल्व करोगे, देखोगे आपको एकदम लगेगा कि यार मैं एग्जाम से पहले, हालांकि एडवांस अकाउंट्स में तो पहला पेपर है तो 1 से ज़्यादा दिन होते हैं, बट आपको 2 दिन में भी रिवाइज करना, आप इजीली कर सकते हो। तो ये इस तरह की आपकी बुक है जिसमें पूरा कंटेंट है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ। इसको एज सच ये पूरी किताब आप यूँ समझ लीजिए कि समवेयर अराउंड 400 पेजेस में सब कवर हो जाता है इसमें, पूरा सिलेबस। पर इसको कॉन्शियसली 2 पार्ट में डिवाइड करके देते हैं, तो कि आपको ले लेके घूम घूम के पढ़ो तो वजन कम लगे और आपके बॉडी बिल्डिंग ना हो जाए, प्लस आपको क्लियर है कि भैया ये मेजर टॉपिक्स की और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। और सेम इसी लॉजिक से आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये जो अभी अपन सबसे पहले शुरू करेंगे, ये इसमें सबसे पहले चैप्टर है, और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके ICAI के कवर है। आप कोई भी क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम का देखेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो ये पूरी किताब को मैंने 2 पार्ट में आपके लिए डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैंने सारे यूनिक और अच्छे क्वेश्चन रखे जो हम सारे क्लास में सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में एक जैसे ही क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट दोबारा पूछता है, सिर्फ फिगर्स चेंज करके, उसे सेल्फ प्रैक्टिस में रखें। सेल्फ प्रैक्टिस आपको किसी भी जगह लगती है मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, तो आप उन्हें सॉल्व कर लो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, सिर्फ क्लासरूम के हमारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो वो काफ़ी है। और ये सारे क्लास बुक के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, ये सबके क्लास सॉल्यूशन के वीडियो आपको फास्ट की एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल होंगे आपकी एग्जाम तक। तो आपको अगर क्लास के बाद कभी भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है डिटेल में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐप में जाके चैप्टर नंबर 1, लेट्स से यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 क्लिक करो वहाँ पर, और आप क्लिक करके वो पूरा जो क्लास में हमने सॉल्यूशन बनाया था उसका पूरा उतनी क्लिप ऑफ वीडियो देख सकते हो। ये फैसिलिटी इसलिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसे डाउट किसी क्वेश्चन में कभी भी आते हैं, तो यू कैन गो देयर, ऑब्वियसली यू हैव डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी ऑल्सो विच आई विल काउंट। तो किताबें अपनी बहुत ही सिंपल है, बस आपको 2 किताबें मिलने वाली है, 2 वॉल्यूम्स में दोनों, जिसमें नंबर 1 किताब आपकी क्या होगी, कॉन्सेप्ट बुक, नंबर 2 क्या होगी, क्वेश्चन। 400 ऑड पेजेस में हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक हमारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगी। तो ये अपनी बात हो गई दोस्तों सिलेबस की, ये अपनी बात हो गई अपनी किताबों की। अब आप बताइए दोस्तों, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हो। तो वेरी क्विकली वी हैव कवर्ड अपॉन द सिलेबस ऑफ एडवांस अकाउंटिंग, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं वो देख लिया अपन ने। सिलेबस के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न बता दिया कैसा आता है, फिर जैसे जैसे चैप्टर करेंगे अपन क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में कैसे आए। बुक्स के बारे में डिस्कशन हो गया, टेस्ट के बारे में कर लेते हैं। तो टोटल दोस्तों आपके 20% ऑफ सिलेबस के 5 टेस्ट होंगे क्लास में। उसका शेड्यूल मोरलेस कैसा रहेगा, तो आपका जो पहला टेस्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 10 और 11 कवर होगा। हम स्टार्ट करेंगे 11 से, तो वो आपके साथ मैं शेड्यूल शेयर कर दूंगा जैसे जैसे अपन कवर करते जाएंगे। दूसरे में बाकी के टॉपिक्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस के ऊपर फिर 3 टेस्ट, और इन सब के बाद में एक फुल टेस्ट होगा। फुल टेस्ट जो होता है आपका 3 आवर्स का होता है, और ये जो टेस्ट होता है ये आपका कितना 1.5 आवर्स का 50 मार्क्स का होता है।
एकदम एग्जाम पैटर्न से आता है। एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव सब कुछ कैसे देना है, क्या देना है, सब डिटेल में शेयर कर दूंगा। टेस्ट का एक विंडो रहेगा कि इस डेट से इस डेट तक अगर आप पेपर सबमिट करोगे तो लाइव स्टूडेंट्स या गूगल ड्राइव सारे स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करके पर्सनल क्वेश्चन पे फीडबैक के साथ में आपको चेक करके दूंगा। तो टीम होती है बेसिकली एक सेट ऑफ पीपल की जो पूरे टेस्ट चेक करते हैं और आपको बकायदा वंस यू सबमिट द टेस्ट विद इन 3 days यू विल गेट एक्चुअल फीडबैक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर। इट इज गोइंग टू बी ऑफ इमेंस यूज हेल्प, प्लस एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको दिखेगी कि यार मेरा क्या स्कोर है तो उसका क्या। हालांकि क्योंकि टेस्ट आप घर पे दे रहे हो तो वो एक बहुत ज़्यादा रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इलस्ट्रेटिव नहीं होगा, बट आपको एक सेल्फ असेसमेंट के लिए काम में आएगा। चीटिंग करते हैं क्या सर बच्चे? करना तो नहीं चाहिए, उम्मीद भी है नहीं करते होंगे, बट बोल नहीं सकते। तो दिस इज बेसिकली टेस्ट आप किस तरह से हैंडल करेंगे और ये बहुत असेंशियल है अपनी स्टडी पार्ट के लिए। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल हैव रिविजन्स एंड ऑल जो आपके फास्ट की ऐप पे या यूट्यूब पे आपको एग्जाम से पहले मिलेंगे। अमेंडमेंट्स एज सच अकाउंट्स में कोई खास होते नहीं है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी केस में होते हैं तो वो सब यूट्यूब पर आपके पास आ जाएंगे। तो यूट्यूब या फास्ट की ऐप पे कभी अमेंडमेंट होते हैं अनलेस एंड अनटिल पूरा कोर्स चेंज हो जाए, जैसे ओल्ड से नई स्कीम आ गई उसे छोड़ते तो बाकी सारे अमेंडमेंट्स के जो नोट्स होते हैं उसकी पीडीएफ ताकि आप प्रिंट निकाल लें, प्लस आपके जो भी वीडियोज़ होते हैं वो यूट्यूब पर आ जाते हैं। अब इसी बात है अभी कोई अमेंडमेंट्स आज सच प्लान्ड है नहीं, आने नहीं वाले, तो अकाउंट से तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं होता है। डाउट सॉल्विंग के लिए मैं पर्सनल सारे डाउट सॉल्व करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के। आई डेली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डाउट सॉल्विंग और इसके लिए एक सिस्टम बना रखा है, लेट फास्ट सॉल्व, कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख लेना, @gmail.com पर आप मेल करेंगे और आपको विद इन अ डेज टाइम डाउट्स के जवाब मिलेंगे। आपको लगता है कि सर हमें आपसे बात करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, मोस्ट वेलकम। ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है बात करके आप लोगों से। 9200079000 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टाइम चाहिए बात करने का लिख सकते हो, मेरा डायरेक्ट पर्सनल नंबर है और आपको टाइम चाहिए कॉल करने का तो मैं आपके साथ टाइम शेयर कर दूंगा, उस समय फ़ोन पे बात कर लेंगे। ड्यूरेशन सर, ड्यूरेशन बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आते ही जाने की बात कर रहे हैं। आए हाय अभी ना जाओ छोड़, अभी तो शुरू हुआ नहीं। तो ड्यूरेशन दोस्तों 150 आवर्स। क्या बात कर रहे हो सर, 200-250 घंटे लगते हैं एडवांस अकाउंट्स में। 150 to 160 आवर्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 10% प्लस माइनस आप मान लीजिए हो सकता है, बट उससे बियॉन्ड नहीं। क्यों? क्योंकि आपके नोट्स और ये सारी चीज़ें इतनी सिस्टमैटिक बनी हुई है कि हमारा बहुत सारा टाइम जो अदरवाइज क्या होता है आपका वेस्ट होता है अननेसेसरली चीज़ों को नोट करने में, ये सब करने में, वो सब बचेगा। तो 150 आवर्स प्लस माइनस आप ले लीजिए 10 to 15% हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं हर बैच में जो प्रैक्टिस हम क्लास में करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का नया मटीरियल आता है तो थोड़ा टाइम प्लस माइनस हो जाता है। इतने ड्यूरेशन में हम इजीली कवर कर लेंगे। आपकी क्लासेस कैसी रहेंगी? तो अभी वी आर हैविंग इट फॉर 1.5 आवर्स और फिर इसको आगे बढ़ा के 2 घंटे डेली करेंगे। तो टाइमिंग आपका अकॉर्डिंगली हाफ एन आवर और एक्सटेंड हो जाएगा। म्यूचुअली डिस्कस करेंगे कि रिपोन करना है या पोस्टपोन, बट मे बी आफ्टर अ वीक 10 days टाइम वी विल इंक्रीज द ड्यूरेशन। तो आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हो कि कितने समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अपनी बेस बिल्डिंग अच्छे से हो जाए फिर उसके बाद अपन समय थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चलो जी, अब आप जल्दी से पूछ लीजिए, ऐसी कोई बात है क्या जो आपको और जानना है बैच के बारे में? तो यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज आई थिंक आई एम डन विथ व्हाट एवर आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस अबाउट द सिलेबस, अबाउट द बैच, अबाउट माई सेल्फ। आई हैव रेड अबाउट यू। टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग विच इज लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड विथ यू। चलिए, तो हमारा एक अच्छा 40-45 मिनट्स का डिस्कशन हो गया ये सारी चीज़ों के ऊपर। आई थिंक दिस इज़ यूजफुल। ये सारा कंटेंट आपके साथ शेयर हो जाएगा। कहाँ पर शेयर होगा सर? तो जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे कहते हैं बोर्ड नोट्स। इसे अपलोड कर देते हैं और इसका एक लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये लिंक आपका एक गूगल ड्राइव का लिंक होता है जहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी किताबें ये सब फास्ट ऐप पे, इन सब की आपको कंटेंट अवेलेबल होती है। आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑन द गो कभी भी आपको पढ़ना है तो आप किताब खोल के क्वेश्चन बैंक या कॉन्सेप्ट बुक देख सकते हो। लेक्चर्स आप जो भी देख रहे हैं, लाइव वाले जो भी कर रहे हैं, उनको 100% बैकअप मिलेगा। तो किसी भी दिन क्लास छूट जाती है तो आप बैकअप से देख सकते हो। जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स के लिए टू व्यूज होते हैं, दैट मीन्स दे कैन वॉच द लेक्चर ट्वाइस।
इनकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम के बियॉन्ड तक रहती है, तो वो कोई इशू नहीं। चलिए, और कोई मुद्दे हैं तो बताइए दोस्तों, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 हेलो, लेट्स गेट गोइंग। चलिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2। सर आईसीआई का स्टडी मटेरियल 100% कवर हो जाएगा? बिल्कुल सर। हमें स्टडी मटेरियल अलग से देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नॉट रिक्वायर्ड। फिर भी मैं कहूँगा कि आप देखना चाहें तो बिल्कुल देखें, और कुछ कुछ टॉपिक्स तक आप देखते रहिएगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए एक बार कि हाँ मेरा पूरा स्टडी मटेरियल कवर हो रहा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल ही सारा है बेटा। अल्टीमेटली आपका स्टडी मटेरियल में जो कंटेंट है उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आता है इंटरमीडिएट लेवल पर। तो वो आपका अल्टीमेट सोर्स है, तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज कवर्ड, नॉट टू वरी। चलिए जी, कोई भी डाउट है तो बताएं, और नहीं है तो एक बार कह दीजिए नो डाउट सर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नो क्वेश्चंस, डाउट तो अभी कहाँ आएंगे, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है डाउट चाहिए। हेलो हेलो हेलो, चलो यार सर, आज तक पहला दिन है, सुबह सुबह आपने उठा दिया। अभी तो मड़ाई ले रहे हैं, अभी तो उठे ही नहीं है, घर वाले भी सो रहे हैं, तो हमारा क्या है। इंटर के बच्चों को आपने उठा दिया 7:30 बजे, इतनी जल्दी कौन उठता है। तो बढ़िया बेटा, एक आपकी शेड्यूल आपको यूँ समझ लीजिए मैक्सिमम एक वीक का इशू आएगा, सुबह उठने में आ रहा है। फिर उसके बाद आप एक बात ये देख लेना कि बैच खत्म होने के बाद आप सबसे पहली चीज जो बोलने वाले हैं वो ये कि इस साल का सबसे सही डिसीजन अगर कोई लिया हमने तो हाय हाय, सुबह सुबह जो एडवांस अकाउंट्स हमने लिया, क्योंकि आपका इतना सही प्रोडक्टिव टाइम होता है ये, और आपका बॉडी क्लॉक टाइम सब इतना बढ़िया सेट हो जाएगा इस क्लास के उसमें। 7:30 घर पे आप बैठ रहे हैं और ऑब्वियसली बात है आपको तैयार होके बैठना है, तो यू हैव टू गेट अप बाय 6:45, गेट योरसेल्फ रेडी, 7:25 बी ऑन योर डेस्क एंड लेट्स रॉक। चलिए बात है दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हम सबसे पहले इस चैप्टर से शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? ताकि आप उसके बेसिस पर एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बता सको। यानी आप अल्टीमेटली ये बता सको कि कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी की यानी बैलेंस शीट क्या है, और उसकी इनकम एक्सपेंस यानी उसके प्रॉफिट्स क्या है। तो व्हाट इज द एंड, अल्टीमेटली आपका एंड गोल क्या है? सीए बनना है एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। तो अकाउंटिंग का भी एंड गोल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो अपन क्या करेंगे, पहले देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और वहीं से बहुत सारी चीजें फिर अपने को समझने में आना शुरू हो जाएंगी। पर यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पार्टनरशिप फर्म के नहीं बना रहे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के बनाएंगे। तो कंपनीज का मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 या पहले की कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में बात करें। अकाउंटिंग हर एंटिटी की एक जैसी होती है, अकाउंटिंग वेरी नहीं करती है पर्सन टू पर्सन। दोस्तों एक चीज समझिए, अकाउंटिंग कोई भी करेगा एक जैसी होगा। आप समझ लीजिए अंग्रेजी भाषा मोरलेस से एक जैसी होगी, आप भारत में बोलेंगे, भारत के बाहर बोलेंगे, थोड़ी एक्सेंट और इन सब में फर्क पड़ सकता है। सिमिलरली अकाउंटिंग हर कंट्री में एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत कंट्री टू कंट्री रूल्स का वेरिएशन हो सकता है, नॉमेनक्लेचर का वेरिएशन हो सकता है। जैसे हम भारत में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, तो वहीं पर इंटरनेशनली उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, बट अल्टीमेटली मोरलेस अकाउंटिंग उनकी और हमारी सेम। तो इसी तरह से अकाउंटिंग सबकी मोरलेस सेम होती है, बट कंपनीज के केस में हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइटल देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं, वो हो सकता है एक पार्टनरशिप फॉर्म या एक सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग। तो दैट इज वाई हम कंपनी का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 90% आप जब काम करेंगे दोस्तों, तो या तो आप जॉब करेंगे तो किसी ना किसी कंपनी के अंदर करेंगे, ना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अल्टीमेटली चाहत होगी कि भैया हमारे पास ऑडिट अकाउंटिंग आए तो बड़ी बड़ी कंपनियों उसकी है। तो 90% ऑफ योर रेवेन्यू सोर्स इज बेसिकली गोइंग टू बी डूइंग वर्क ऑफ कंपनीज। तो यही हमारे लिए क्या है, एक मेजर एरिया ऑफ वर्क है। इसलिए अब आप इंटरमीडिएट और फाइनल में सिर्फ कंपनी से रिलेटेड मेजर डिस्कशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।
अब सबसे पहले अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की बात करते हैं, तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों फॉर्मेट से। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट और P&L कैसे दिखती है। लेट अस स्टार्ट विद द बैलेंस शीट फर्स्ट। आज अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है, बट अपन इसको कोई सीक्वेंस में नहीं ले रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो फॉर्मेट के लिए मैं आपको सीधे जंप करके फॉर्मेट पर ले जाता हूं। तो आप देखेंगे बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है। पहले अपन टी फॉर्मेट में बनाते थे, एक तरफ इक्विटी लाइबिलिटी, एक तरफ असेट्स। पार्टनरशिप में आजकल वैसे आज भी वैसी ही बनती है, प्रोप्राइटरशिप की आज भी वैसी ही बनती है। हालांकि वहाँ कोई नियम नहीं है, पर कंपनी में नियम है और वहाँ पे स्ट्रिक्ट कह रखा है कि अब टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट नहीं बनती, वर्टिकल बनती है, जिसमें सबसे पहले आप इक्विटी और लाइबिलिटीज बताते हैं। तो एक साइड आपकी हो गई इक्विटी और लाइबिलिटी, जो क्या बता रही है बेसिकली, आप यूँ कह लो कि हमारे कंपनी में पैसा कहाँ से आया, सोर्सेस, पैसे लेके कहाँ से आया। अगर पैसा ओनर देता है तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। कंपनी के केस में कैपिटल की जगह आ जाता है शेयर होल्डर फंड्स। अपन इन सब के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। कई बार हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं पर उन्हें शेयर इशू नहीं करते हैं, तो जब तक वो पैसे के बदले में शेयर नहीं दे रहे हैं तो हम एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बनाते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे। आप ये कह सकते हो कि ये पार्ट आपका किससे रिलेटेड हो गया, यू कैन से दिस इज रिलेटिंग टू कैपिटल। वही अगर अपन पैसा बाहर वालों से लेते हैं या बाहर वालों को पैसे देने बाकी है तो उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज। बेसिक समझते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट हो गया आपका लाइबिलिटीज सेक्शन, जिसके अंदर भी दो हेडिंग है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। क्या फर्क होता है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन सी चीज नॉन करंट में आएगी, करंट में आएगी, वी विल डिस्कस दैट। इन्हें बेसिकली आप कहते हो दोस्तों हेडिंग्स। हर हेडिंग के अंदर में एक एक लाइन में एक एक आइटम को बताते हैं, तो इसके लिए इन्हें कहते हैं लाइन आइटम्स। कुछ लाइन आइटम्स के नीचे फिर और बाइफर्केशन कहते हैं, तो इसको कहते हैं सब लाइन आइटम्स। मेजॉरिटी केस में लाइन आइटम के फर्दर सब लाइन आइटम्स या डिटेल्स जो दिए जाते हैं वो नोट्स में दिए जाते हैं, और आपको बैलेंस शीट पे उसके मुंह पे दिखाना जरूरी नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट, फेस यानी कि बैलेंस शीट जो मेन आप बना रहे हो उसी में दिखाना जरूरी होता है। उन्हें यहीं पर सब लाइन आइटम के थ्रू शो करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आप बाकी चीजें नोट्स में दिखा सकते हो। या नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इसमें कुछ शब्द आपने सुने हुए होंगे, आपको पता होंगे, जैसे कि बोरोइंग्स। कुछ आपने नहीं सुने होंगे, जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। प्रोविजंस आपने सुने होंगे, ट्रेड पेबल्स आपने सुना है। ये आपकी हो गई एक साइड, इक्विटी और लाइबिलिटी साइड। अब आते हैं दूसरी साइड पे, विच इज असेट साइड। वंस अगेन असेट साइड में दो हेडिंग्स हैं सिर्फ, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, बस। और नॉन करंट असेट के अंदर फिर ये लाइन आइटम है। फिक्स असेट पहले जिसे कहते थे, आजकल उसे पीपी कहते हैं, तो पीपी एन इंटेंजिबल असेट। और फिर उसके अंदर ये बहुत सारी सब लाइन आइटम है जो आपको फेस पे दिखाना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, प्लांट, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ये सब अपन नोट्स में दिखाएंगे। पर कुछ चीजें हमें यहाँ पे फेस पे दिखानी है, जैसे कि ये सब दिया गया है यहाँ पे। ये भी लाइन आइटम है, लाइन आइटम है। इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे शायद इंटेंजिबल एसेट सुना हो आपने,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सुनाओ, इन्वेस्टमेंट सुनाओ, कुछ नहीं सुनो, डेफर्ड टैक्स एसेट। सिमिलरली करंट एसेट्स में वी हैव इन्वेस्टमेंट सुना है अपने, इन्वेंट्री सुना होगा अपने, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल्स कब कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट शायद सुना हो आपने, लोन्स एंड एडवांसेस। तो क्या होता है दोस्तों, लोन्स एंड एडवांसेस बोरोइंग्स में नहीं आ रहे, असेट्स में आ रहा है। और यूजुअली हम लोन लेते हैं तो उसे बोरोइंग कहते हैं, और अगर देते हैं तो उसे लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं। तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है अदर करंट असेट्स। तो ये एक फॉर्मेट है आपकी बैलेंस शीट का, जिसमें आपको कंपल्सरली क्या देना होता है। तो पहला कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर, जिसमें आप हेडिंग लाइन आइटम्स देते हो, उसकी डिटेल आपको देना होती है नोट्स में, जिसे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और आपको कंपल्सरली 2 साल के फिगर देना होते हैं, एक करंट ईयर के और एक प्रीवियस पीरियड के। अगर पहला साल है कंपनी का तो प्रीवियस ईयर फिगर नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात। इससे क्या फायदा होता है, एक कंपैरिजन समझ में आता है। तो जैसे आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट आईटीसी की अभी अपन कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन सिंपल देखते हैं। तो 2016 एंड 2015, और सॉरी ये तो 9-10 साल पुरानी हो गई, लेटेस्ट लो ना। देखो लेटेस्ट के साथ क्या इशू है, मैं आपको आईटीसी की लेटेस्ट बैलेंस शीट भी बताता हूँ। लेटेस्ट का फॉर्मेट आपको देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि इनकेस अगर आप खुद अगर एनुअल रिपोर्ट कहीं से निकाल के लाते हो तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट ही थोड़ा अलग दिखेगा। लेट मी टेक यू टू द बैलेंस शीट। ये 2023 की लेट्स से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है, ये भी लेटेस्ट नहीं है बट ठीक है अभी हैंडी है मेरे पास। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले असेट्स आ रहे हैं और बाद में इक्विटी और लाइबिलिटी आ रही है, जबकि हमने जो पढ़ा उसमें अपोजिट था। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एज पर इंड एस प्रिपेयर्ड, और इंड एस में फॉर्मेट अलग होता है, एएस में अलग होता है। तो ध्यान रखना, आप कभी देखो तो ये देख लेना पहले वो एएस अनुसार बनी है या इंड एस के अनुसार, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल फाइंड व्हाट हैज हैपेंड। तो पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन आप देखोगे तो वो कंपैरिजन आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा ये चीज़ समझने में कि हाउ हैज़ बीन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, व्हाट्स हैपनिंग इन द कंपनी, चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो आईटीसी का क्या हुआ है, ग्रॉस इनकम 51,900 से 53,700 करोड़ हुई है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी मेजर ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। प्रॉफिट्स आप देखोगे तो आप देखोगे 14,000 कुछ थे, उससे 14,900 कुछ हो गए, यानी कि ठीक है ग्रोथ हो रही है, 5-7% है, बहुत मेजर नहीं है। यहीं पे इसकी बजाय लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको लेट मी शो यू अनदर एनुअल रिपोर्ट। रिलायंस की बताता हूँ आपको, और रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, चलो कंसोलिडेटेड खुल गए कोई बात नहीं, आप देखें, आप साइज पता पड़ जाएगी आपको। रिलायंस की कंसोलिडेटेड इनकम 8,56,000 करोड़ है। आप समझ रहे हो जीडीपी का 3.5% है। इसका मतलब यह है कि आप अगर 1 रुपया खरीदते हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें से 3.5 पैसा उस 1 रुपये में से रिलायंस की जेब में जा रहा है। ये साइज है कंपनी की। और ग्रोथ देखेंगे तो आप चौकन्ने रह जाएंगे कि इतनी बड़ी कंपनी भी आप 6,95,000 से 8,56,000, आप देखिए क्या ग्रोथ है। इट इज एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर बिजनेस लेवल पे भी क्या हो रही है, इट इज एबल टू 120% प्लस ग्रोथ इन रेवेन्यूज, ह्यूज। अब यहाँ पे प्रॉफिट्स देखेंगे तो यूल फाइंड कि यस इवन प्रॉफिट्स हैव ग्रोन सब्सटैंशियली, 15% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको रिलेटिविटी के लिए ये ज़रूरी है कि आप बेहतर कर रहे हो या ख़राब कर रहे हो एब्सोल्यूट टर्म्स के अलावा, इसलिए प्रीवियस ईयर फिगर्स मांगे जाते हैं। 99% केसेस में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रीवियस ईयर फिगर्स नहीं आते, तो हमें सिर्फ करंट ईयर फिगर देना होते हैं, नीचे नोट देना है कि भाई ये प्रीवियस ईयर फिगर्स अवेलेबल नहीं है तो नहीं दिया। अब ये फॉर्मेट है आपका बैलेंस शीट का। इस फॉर्मेट में इक्विटी लाइबिलिटी साइड है एंड देन वी हैव दी असेट साइड, और इसके अंदर ये बहुत सारी चीजें। ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया जाता है सर, इक्विटी साइड और लाइबिलिटी साइड? तो अब इसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड डिस्कशन अपन करते हैं, वो क्या है। ये पूरा फॉर्मेट अल्टीमेटली किसके ऊपर बेस्ड है? तो अब अपन चैप्टर 11 डिस्कस करने की बजाय थोड़ा सा बेसिक्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग बेसिक्स क्यों कर रहे हो सर डिस्कस? ऐसे तो आप लोग सब अकाउंटिंग जानते हो दोस्तों, बट फिर भी हो सकता है कि कैसा है ना भैया, अंग्रेजी हर किसी की एक जैसी नहीं होती।
some people talk English and some people harass English. तो कोई बदला लेते हैं अंग्रेजों से अंग्रेजी बोल के, और कोई बढ़ावा देते हैं अंग्रेजी बोल के अंग्रेजी को। तो अपन एक रिदम में ले आए। हालांकि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, अकाउंटिंग का नॉलेज का डिफरेंस थोड़ा बहुत होगा, तो एक अपन लेवल पर अपने नॉलेज को ले आए। इसलिए एक बार क्विक बेसिक्स का डिस्कशन कर लेते। डिस्कशन बेसिक्स में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों किससे? अकाउंटिंग का सब कुछ डिपेंडेंट है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। द गोल्डन अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपली सेज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये पूरा किस लॉजिक पर क्रिएट होता है? दिस इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो अकाउंट्स का एक सिंपल सा रूल है कि हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई चीज डेबिट होगी और कोई चीज क्रेडिट होगी, और हमेशा जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। ये सब अपन, तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग कि असेट बढ़ रही है तो प्लस करो, कम हो रही है तो माइनस करो, हम क्या बोलते हैं? अगर असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, कम हो रही है तो डेबिट कर दो। सिमिलरली कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो, कम हो रहा है तो डेबिट कर दो। इतना परेशान नहीं होना है, तो सिंपल सी बात अपन समझ लेते हैं दोस्तों। असेट का साइन हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटी और कैपिटल इक्विटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। हालांकि कैपिटल आपकी बढ़ती है प्रॉफिट से, तो दोस्तों प्रॉफिट्स क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस। बेसिक सी चीज डिस्कस करें तो प्रॉफिट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट तो ओनर का होता है, और कैपिटल का साइन क्या है? क्रेडिट। तो प्रॉफिट का क्या हुआ? साइन क्रेडिट। पर प्रॉफिट किससे बढ़ते हैं? इनकम बढ़ने से। तो इनकम बढ़ेगी तो क्या होएगा? क्रेडिट। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट कम होगा, यानी डेबिट। यानी अगर अपन चाहें तो इस पूरे को ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, एकदम बेसिक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। असेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये दोनों में प्लस डेबिट को कहते हैं, इन तीनों में प्लस क्रेडिट को कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसा है तो ऐसा ही है। देखो दोस्तों, कुछ चीजों के सिद्धांत अपने आप में हमेशा, नियम अपने आप में क्या होंगे? फिक्स होंगे, डिफाइन कर रखे वैसे ही होंगे। मतलब क्या है इसका? बहुत ही सिंपल सी बात है। आप बताइए भैया, गाड़ी आप चलाते हो तो कौन सी साइड पे चलाते हो? So whenever we drive on which side of the road? तो ये हमारी गाड़ियां जितनी भी होती है वो सारी की सारी होती है राइट हैंड साइड, स्टीयरिंग वाली, और हम हमारी गाड़ी चलाते हैं लेफ्ट साइड पे। यूएस में आप जाओगे तो वहाँ गाड़ियाँ की साइड्स अलग होते हैं। अब आप समझिए कितनी प्रॉब्लम आएगी कि इंडिया में आपकी सारी गाड़ियाँ है राइट हैंड स्टीयरिंग व्हील की, और यहाँ पे आपको चलना है लेफ्ट साइड में। यूएस में आप जाओगे तो वहाँ लेफ्ट हैंड व्हील होगा और आपको चलना राइट साइड में पड़ेगा। कितना बेहतर होता कि पूरे ग्लोब में सारी की सारी गाड़ियाँ एक तरफ स्टीयरिंग होता और एक तरफ ही चलना होता। तो हमने एक नियम बना दिया सपोज ग्लोबली कि भैया सब कोई गाड़ी कहाँ चलाएगा? लेफ्ट साइड पे ही चलाएगा। मेरा भारत महान, सब कोई भारत को फॉलो करे। तो सेम अकाउंटिंग ने बोला कि यार चलो ड्राइविंग लोग एक तरफ करे ना करे, हमने हमारे नियम फिक्स कर दिए। क्या फिक्स कर दिया? सिंपल सी चीज है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। फिक्स है भाई। एक चीज बताओ, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आप सीधी सी बात बताओ, 3+2 कितना होता है? 5 ही होएगा। क्यों 1 क्यों नहीं हुआ? तो प्लस का साइन होता है बढ़ाने का, मतलब तो प्लस अगर करोगे तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात। तो सर ऐसा भी तो कर सकते थे, माइनस करने पे बढ़ा देते। तो फिर आप बोलते हैं फिर माइनस करने पे क्यों बढ़ा रहे हैं, माइनस करने पे कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक जगह तो हमें फिक्स करना है, तो हमने फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? सिंपल, 3+2 है तो 5 ही होगा, 3 - 2 है तो 1 ही होगा। पर एक बात तो -3 - 2 करोगे तो क्या होएगा? -3 - 2 तो -5 हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया। अरे नहीं सर ये माइनस हो गया। अरे सर ये क्या हो रहा है? मतलब समझ में आया? तो हमने एक नियम बना दिया दोस्तों, सिंपल सा नियम है कि अगर कोई भी चीज असेट या एक्सपेंस है
तो वो बढ़ेगी तो डेबिट होगा, इनकम कैपिटल और लाइबिलिटी है वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। सिंपल रूल बना दिया ये अपन। सर ये सब अपन क्यों रिवाइज कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, इसका डिस्कशन अभी क्यों करना जरूरी। तो इनकम कैपिटल और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। अब अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसे ही मैंने आपको यह समझाया कि अकाउंटिंग में प्लस माइनस का कोई नियम ही नहीं होता है, सब कुछ डेबिट और क्रेडिट से चलता है। तो चलो जल्दी से बताओ कि अगर आपको असेट बढ़ाने हैं तो आप क्या करोगे? सर डेबिट करेंगे। और अगर आपको असेट कम करने हैं तो आप क्या करोगे? सर माइनस डेबिट करेंगे। नहीं, माइनस प्लस होता ही नहीं है, अकाउंटिंग में सिर्फ डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो अगर आपको असेट को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा नियम है और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे किस काम में आएगा दोस्तों? ये हमारे काम आएगा हमको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, तो हमको देते हैं ट्रायल बैलेंस। और कई बार ट्रायल बैलेंस में साइन भी नहीं देते कि डेबिट है या क्रेडिट है। वहां पर फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसको मैं कहां पर बैलेंस शीट में दिखाऊं, कमबख्त ये असेट है या लाइबिलिटी। कई बार उल्टा हो जाता है। आपको लिख दिया इंटरेस्ट, जल्दी से बताना इस सवाल का जवाब दो। लिख दिया इंटरेस्ट, ये नहीं लिखा इंटरेस्ट इनकम है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है एग्जाम में। और ट्रायल बैलेंस दिया और उसके सामने लिख दिया 5000 क्रेडिट बैलेंस। 5000 क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? चलो बताओ। इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा, और आगे लिख दिया 5000 और लिख दिया क्रेडिट। आप बताइए इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज आपको यह डिफाइन करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्या है, वेदर इट इज एन असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। जल्दी से बताओ इंटरेस्ट क्या होगा? सर इधर इट विल बी एन इनकम और इट विल बी एन एक्सपेंस। वेरी गुड। अब अगर उसमें लिखा है सामने 5000 क्रेडिट, इसका मतलब इसका बैलेंस क्या है दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस किन चीजों का होता है? इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटीज का। तो जैसे ही मैंने बोला 5000 क्रेडिट है, इसका मतलब कि ये इनकम हो सकती है। तो या तो इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है, और क्रेडिट है इसका मतलब इनकम। तो मतलब समझ में आया ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कई जगह ऐसे कंफ्यूजन आएंगे। फिर आप बोलोगे सर ये डिस्काउंट दिया है, ये रिसीव्ड है या गिवन है? रिसीव्ड हुई तो इनकम, गिवन है तो खर्चा। तो ये किससे देखना पड़ेगा? फिर साइन से कि यार वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। कई जगह ऐसा होगा कि आपको सिंपली दिया जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस 3000 और बोलेंगे लेट्स से ट्रायल बैलेंस है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना है। तो फिर हमें इसे कहाँ ले जाना पड़ेगा? तो हमें मालूम है इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है, और इसका डेबिट बैलेंस है तो इसे डेबिट जैसे ट्रीट करें। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें नीचे जो लैंग्वेज होती है, उसमें लैंग्वेज में भी ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन अबव इज टू बी क्रेडिटेड बाय 1000 बिकॉज ऑफ एन एरर। यानी हमसे कोई गलती हो गई तो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को 1000 से क्रेडिट करना है। चाहते तो वो लिख सकते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम करना है, पर उन्होंने लिख दिया क्रेडिट करना है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भैया एक्सपेंस में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस में क्रेडिट का मतलब होता है एक्सपेंस को कम करना। तो इसका मतलब हमें एक्सपेंस कम करना है क्योंकि हमसे कोई गलती पिछले साल की हो गई जिससे अब हम सुधार रहे हैं। तो एक चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लो दोस्तों कि अकाउंटिंग में हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। डेबिट दो चीजों का होता है, इनफैक्ट डेबिट बैलेंस असेट्स का होता है और क्रेडिट लाइबिलिटी और कैपिटल का होता है। इसलिए असेट हमेशा बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, कम होगा तो क्रेडिट ही होगा। इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल हमेशा बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी, कम होगी तो डेबिट ही होगी। तो अगर आपके सामने कोई भी ट्रायल बैलेंस अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उस ट्रायल बैलेंस में आपको सबसे पहले अगर बैलेंस डेबिट क्रेडिट नहीं दिए हैं तो देखना है वो असेट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल क्या है। और एक बार ये समझ में आ जाए तो फिर आपको ये देखना है कि उसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट क्या होगा, अकॉर्डिंगली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां पर जाएगा। तो अब मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स लिखता हूं। सर ये सब हम भी लिखेंगे क्या कॉपी में? आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। एक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। और इससे अब आपको समझ में भी आएगा कि अपन ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं अभी। ठीक है, एकदम बेसिक डिस्कशन हो रहा है, मस्त। लेट्स से यू बीन गिवन विद अ ट्रायल बैलेंस और अ समरी। आपको बोला है कंपनी ये समरी है, ये ले लीजिए और इसके बेसिस पे बताइए कि ये क्या है। तो नाउ यू विल हैव टू टेल मी कि व्हाट इज दिस। शुरू करते हैं, चलिए।
लैंड, बिल्डिंग, कार, पेट्रोल परचेस्ड, repairs of car, inventory or stock of goods, purchases, purchase returned, sales, sales returned, interest paid, outstanding interest, insurance premium, prepaid insurance, accrued interest on investment, depreciation, provision for bad debts, or let's say provision for depreciation, discount given, provision for discount given or to be given, discount received from creditors, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। हालांकि ऐसी चीज रियल लाइफ में होना नहीं चाहिए, बट स्टिल गुडविल। और ये एक छोटी सी लिस्ट बनाई है अभी मैंने। अब इन सबके सामने हमें क्या करना है दोस्त? इन सबके सामने हमें ये लिखना है 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं अपन। चलो, आपको सबसे पहले ये लिखना है कि ये पांचों चीजों में से क्या है, और इसलिए इनमें डेबिट या क्रेडिट क्या करेंगे अगर इन्हें बढ़ाना है तो। ये 22 चीजें ऐसी और लेके आ जाएंगे, अभी अपन डिस्कस और कर लेंगे। चलिए बताइए फटाफट एक एक करके पूछते जाता हूं, आप बताते जाओ। लैंड अपने आप में क्या होना चाहिए यूजुअली? तो जमीन आपने खरीदी है तो यूजुअली ये क्या होगी? असेट। तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। बैलेंस यानी आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आपने लैंड खरीदी है तो आप क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट। तो बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। बिल्डिंग असेट है, बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। कार असेट है मेरी, बढ़ाना है तो क्या करूंगा? डेबिट। पेट्रोल खरीदा है ये, तो ये क्या है? चलिए, अब मैं आपसे सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं पूछ रहा हूं, चार्ट में मैं जो स्पेसिफिक पूछूंगा उसका जवाब दीजिए। फोर्थ पॉइंट का जवाब दो। चलो, पेट्रोल खरीदा आपने, आपके लिए ये क्या होगा? तो पेट्रोल परचेज किसके लिए किया भैया? हमने कार के लिए किया। तो ये क्या होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बेटा, इतना समय काहे? एक चार्ट में बढ़िया सवाल पूछता हूं मैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल इज एन असेट और एन एक्सपेंस? ये भी पूछते हैं। देखिए तो कैसा है ना दोस्त, पेट्रोल अगर आपने खरीदा है तो ऑब्वियसली आप इसे असेट तो मानोगे नहीं। ये आपने गाड़ी के लिए खरीदा होगा तो ये आपका एक्सपेंस होगा यूजुअली, तो डेबिट हुआ। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, मैंने रिपेयर कराया, और ये भी खर्चा ही है, कोई भी तरह का रिपेयर कराया होगा तो डेबिट होगा।
इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास रखा है तो ये आपकी असेट होगी, डेबिट होगा। परचेज क्या होगी, ये मैंने आपको चार्ट में एक पोल दी है, इसे क्लिक करके ट्राई करने की कोशिश करिए। मैंने गुड्स खरीदे रीसेल करने के लिए, स्टॉक इन ट्रेड जिसे कहते हैं। भाई अपना बिजनेस है, अपन मोबाइल शॉप खोल के बैठे हैं, मोबाइल खरीदते आगे बेचते, खरीदते बेचते, खरीदते। सेकेंड हैंड कार का हमारी दुकान है जिसमें दूसरी हम सेकेंड हैंड कार लोगों से खरीदते आगे रीसेल खरीदते, करते खरीदते बेचते बेचते। तो ये जो स्टॉक रखा हुआ है मोबाइल फोन्स का, सेकेंड हैंड कार्स का, अगर मेरा बिजनेस से रीसेल करना है तो ये मेरे लिए क्या होगा, बोलो। तो सर स्टॉक रखा है तो मेरा असेट है, पर जब मैंने परचेज किया तो मैं उसे क्या मानूं, असेट मानूं या एक्सपेंस मानूं। तो ऐसा है ना दोस्त कि आप इसे, हो सकता है आप इसे एक्सपेंस मानो, ये बोल के कि भैया बिजनेस में जो चीज़ खरीदते हैं वो खर्चा है, बेचते हैं वो इनकम है। हो सकता है आप बोलो नहीं अभी तो ये असेट है, जब मैं बेचूंगा तब क्या होएगा, तब खर्चा बुक होएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया एक तरह से कि भले ये एक्सपेंस हो या असेट हो, इसका बैलेंस डेबिट ही रहे। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस है या असेट है। तो इससे अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा दोस्तों कि अकाउंटिंग समझने के लिए क्या क्या समझना पड़ता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन में जो चीज़ बुक करनी है रिकॉर्ड्स में, वो हमारे लिए क्या है, इज इट एन एक्सपेंस, असेट, इनकम, लाइबिलिटी, क्या। और फिर डेबिट क्रेडिट की बात आती है कि उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अब परचेज रिटर्न क्या होगा, तो टेक्निकली स्पीकिंग परचेज रिटर्न एक, अगर परचेज को मैं एक्सपेंस मान रहा हूँ तो मैंने माल खरीदा तो ये मेरा खर्चा है, तो उसे रिटर्न किया तो इनकम हो गई। तो बढ़िया है, ऐसे कमाई नहीं हो रही है तो यही करो, माल खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो। बोले आज घर गए और घर में बोला अरे आज तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा। हमने पूछा क्यों, हमने बोला अरे इतने दिन से कुछ सेल ही नहीं हो रही थी दुकान में और आज 1 लाख रुपए एक ही कमाई हो गई। हमने बोला कैसे, हमने बोला 1 लाख का माल जो हमने खरीदा था रिटर्न कर दिया तो पैसे वापस। हमने बोला कमाई कैसे हुई, तूने माल रिटर्न किया तो। हमने बोला अरे पैसे आए ना। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप इसे क्या नहीं बोलोगे, ये आपकी इनकम है। रादर आप क्या बोलोगे कि आपका यहाँ पर क्या हो गया है, एक्सपेंस या जो असेट था, इन्वेंट्री थी, वो कम हो गई है। इसका मतलब इसको क्रेडिट करोगे। अच्छा तो देखो अब आप क्या सही लॉजिक से डबल एंट्री सिस्टम बनाई है जिसने भी बनाई है। क्यों, क्योंकि अब एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो आपको सोचना कुछ नहीं है, आपको बस क्रेडिट कर देना है। अगर इनकम बढ़ती तो भी क्रेडिट करते, जैसे इसी की बजाय अगर आपने गुड्स बेचे होते तो ये आपकी इनकम होती, और इनकम होती तो डेफिनेटली क्या होता, क्रेडिट। तो आप माल रिटर्न करोगे तो भी पैसा आएगा, वो भी क्रेडिट हो रहा है। क्या परचेज रिटर्न इज क्रेडिट, सिमिलरली माल बेच रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, वो क्रेडिट है। पर दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग है। क्यों, क्योंकि सेल का मतलब मैंने माल बेच के पैसा कमाया, पर परचेज रिटर्न का मतलब कि मैंने माल बेचा नहीं है, जो खरीदा था वो वापस कर दिया है तो रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, मेरे एक्सपेंस कम हो गए। पर अल्टीमेटली दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो साइन दोनों का सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न होगी तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी इनकम कम हुई है, इसका मतलब डेबिट। अब मैंने इंटरेस्ट पे किया, इसका क्या करूं, तो इंटरेस्ट पेड तो नॉर्मली मेरा एक्सपेंस ही होगा, खर्चा ही है मेरा, इतना तो हम समझते ही हैं। तो इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट। यानी इसको बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे। पर सवाल आता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रीपेड, अक्रूड, इसमें एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं एडवांस, जिसे आप एडजस्टमेंट एंट्री बोलते थे, अनअर्न्ड इनकम्स। ये 4 बहुत ही स्पेशल केसेस है बेटा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड। ये बहुत स्पेशल केसेस है। ये चारों की एडजस्टमेंट जर्नल अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप नोट करने के लिए बस नोट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसमें और एक प्रोविजंस में। इन दोनों को अपन एक ब्रीफ में अलग से डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल स्टेज पे क्या हो रहा है बेटा। एक बेसिक जिन चीज़ों में आपको आगे प्रॉब्लम आती है वो साथ साथ में अपनी क्या होती जाएंगी, कवर होती जाएंगी। ठीक है, अपन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, नॉट टू वरी। बट अभी बेसिकली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ जैसे अपन क्लास में डिस्कस करने वाले। तो ये सब आपको पता है, बट अब क्लास में अपन डिस्कशन एक मोड पे करें, इसलिए एक बार इसका रिकैप हो रहा है। तो चलो अपन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर आते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है, वेरी क्विकली। सर एक्सपेंस है नहीं, ये लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है, ये अपन डिस्कस करेंगे, इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो ये जो 4 चीजें मैंने ब्रैकेट में लिखी है, दिस इज TBD, टू बी डिस्कस्ड। डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पर कभी करेंगे, बाद में करेंगे। अभी पहले एक बार बेसिक करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली आपने दिया है तो ये आपका क्या होगा, खर्चा होगा।
और अगर वो प्रीपेड है तो वो आपका असेट होता है। क्यों? वी विल डिस्कस। अक्रूड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका असेट है, ना कि इनकम। क्यों? टू बी डिस्कस्ड है। डेप्रिसिएशन किसी भी चीज पे क्या है? एक तरह से असेट पे खर्चा है, तो डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? तो ये सारे प्रोविजंस भी स्पेशल केसेस है, और दैट इज वाई ये सब भी हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोविजन दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक प्रोविजन जो किसी एसेट या लाइबिलिटी पे बनाया जाता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर आइटम पे बनाया जाता है, और एक प्रोविजन जिसका मतलब होता है कि आपको किसी को पैसे देने, अमाउंट अभी पता नहीं है तो प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल, हमें सरकार को इनकम टैक्स पे करना है पर अभी एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है कितना पे करना है, तो हमने एक प्रोविजन अंदाजन बना लिया, प्रोवाइड फॉर कर दिया। अरे प्रोविजन समझते हो भाई? आप समझ लीजिए कि लेट्स से स्कूल से आपको एक एजुकेशनल ट्रिप टू गोवा पर ले जा रहे हैं। एजुकेशनल ट्रिप बहुत बढ़िया, क्या दिखाएंगे सर? वहां नेचुरल ब्यूटी के बारे में स्टडी करना। वाह 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 बेटा। तो एजुकेशनल ट्रिप टू गोवा पे आप गए हो दोस्तों, तो आप घर वालों के बोलोगे कि भैया हमें ट्रिप पे ले जा रहे हैं, ऐसे तो पैसे आपने दे दिए स्कूल वालों को, पर हाथ खर्चे के लिए थोड़ा दे दो। तो अब डैड बोले कि बताए एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा करेगा। हमने बोला भाई वहां पे तो पानी भी क्या है, उससे महंगा है। तो अब आप बोलो कि पानी खरीदना है या वो खरीदे। अगर पैसे बचाने, डैड ने बोला दो फिर पैसे, क्योंकि पानी तो मिनरल वाटर ही खरीदना पड़ता है, वहां बहुत दिक्कत है पानी की। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि कितने पैसे लगेंगे, एग्जैक्ट तो दे नहीं पाएंगे। हमने बोला यार अंदाजन आप देख लो, हमारे हिसाब से 25,000 में हो जाना चाहिए। एड ने लगाया, बोले ये रख 15,000 और जो भी बचे दे देना। तो उन्होंने क्या किया, एक अंदाजन आपको अमाउंट दे दिया। तो इसी तरह से कई बार खर्चों में एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि यार कितना होगा, तो अपन एक अंदाजन खर्चे का प्रोविजन बना देते हैं कि यार मार्च की बिजली का बिल आया नहीं है, अभी बुक्स क्लोज करनी है, हर महीने हमारा 20,000 का आता है, तो एक प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000 का बना दो, थोड़ा कम ज्यादा होगा देख लेंगे क्या करना। ये तरह के प्रोविजन जिसमें पैसे देने होते हैं दोस्तों, ये लाइबिलिटी, क्योंकि पैसे देने। पर अगर कोई प्रोविजन किसी चीज के ऊपर बनाए तो उसका नेचर वही होगा जो उस चीज का है। इसका मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पे बनता है सर? डेप्रिसिएशन पे। अरे मेरे भाई प्रोविजन फॉर डेप्री पे नहीं बनता, असेट पे बनता है। तो इसके लिए इसका नेचर किसके जैसा होगा? असेट जैसा। पर ये असेट को क्या करता है? कम करता है। तो कोई भी चीज असेट को कम करेगी तो क्रेडिट। तो ये तो तय है कि इनका साइन क्रेडिट ही होगा प्रोविजन का, पर ऐसा नहीं है हर प्रोविजन लाइबिलिटी होती है। देखो अगर कोई प्रोविजन लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का क्रेडिट साइन है, पर अगर कोई प्रोविजन असेट पे बनाया है तो उसे लाइबिलिटी की बजाय हम असेट में कमी बोलते हैं, उसका भी साइन क्रेडिट है। तो डबल एंट्री की यही खासियत है दोस्तों, कि आप इसे असेट को कम करने की बात मानो या लाइबिलिटी मानो, दोनों ही केस में ये होना क्रेडिट ही है, बट इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या देखें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अपन दे रहे हैं किस पे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? असेट। तो ये मेरे असेट को क्या कर रहा है? कम, तो क्रेडिट। पर क्रेडिटर पे अगर अपन प्रोविजन दे रहे हैं या बना रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है डिस्काउंट मिलने वाला है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी को हमारी कम करेगा, क्योंकि डिस्काउंट मिलेगा तो पैसा कम देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इस प्रोविजन को हमें क्या बनाना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी को कम कर रहा है। ये रियल लाइफ में नहीं बनता है, हालांकि आपके मॉड्यूल में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, बट रियल लाइफ में ये होता नहीं है। अपन डिस्कस करेंगे इन सब के ऊपर जो रेड में मार्क किया। बाकी आप बोल सकते हो दोस्तों, डिस्काउंट अगर दिया है तो खर्चा है, खर्चे का हमेशा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। पर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है तो ये हमारी बचत है, बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। गुडविल आपकी एक असेट है और असेट बढ़ती है तो क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्रेडिट। और एक प्रोविजन की अपन ने बात करी तो अपन लिख लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल। ये आपको पैसा देना है तो ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अगर जो चीज असेट है तो वो कहां पर जाएगी? तो असेट सारे जाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, लाइबिलिटी जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, इनकम जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में, एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस साइड में, और ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव जगह पे चली जाएगी। लाइबिलिटी ओनर्स के प्रति है तो वो कहाँ पे चली जाएगी? कैपिटल में चली जाएगी।
और ऐसे कैपिटल में जाने से इफेक्टिवली इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली आपके इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे बने। तो कैसा है कि सोर्स पे आपको चीज़ों को समझना है कि कैसे ये सोर्स पे चीज़ों की अकाउंटिंग हो रही है, और एक बार आपको सोर्स लेवल पे समझ में आ गया अकाउंटिंग कैसे हो रही है, तो ऑटोमेटिकली फिर अपन उससे क्या करते जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचते जाएंगे। अब ये सब अपन ने क्यों डिस्कस किया, आपको बहुत ही शॉर्ट में मैं क्विकली लेट्स से आपके सामने एक केस रखता हूँ। अभी अपन क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको पर्पस बता रहा हूँ अपन क्यों समझ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट इन फ्रंट ऑफ यू फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो आपके पास किताब आएगी इन सब क्वेश्चंस में आपको ये भी बनेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए, स्टडी मटेरियल से आए, मॉक टेस्ट पेपर से आए, रिवीजन टेस्ट पेपर से आए, पास्ट एग्जाम से आए। अब इसमें लेट्स से इफ यू सी एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाइए। थैंकफुली यहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पर थैंकफुली हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और डेबिट और क्रेडिट साइड टी फॉर्मेट में बनाया। ट्रायल बैलेंस कैसे भी बन सकता है। अब आप देखिए, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाना है और P&L दोनों चीजें बनानी है और ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब आपको जब ये चीज देखोगे तो कुछ चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मालूम है कैपिटल होता है, तो इट इज अ कैपिटल, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी होती है, क्या होता है डिबेंचर, ये सब डिस्कस करेंगे टर्म्स। लोन लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, सेल्स इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा, रेंट रिसीव्ड है, इनकम है, क्रेडिट होगा, ट्रांसफर फीस। अब ये देखो, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकती थी, पर क्योंकि ये क्रेडिट में दिया है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया ये इनकम होगी ना कि एक्सपेंस। अगर ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं देते, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रांसफर फीस लिखते तो फिर लिखते रिसीव्ड है या गिवन है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन मशीन में। अब मशीन नॉर्मली क्या होती है बेटा, असेट। असेट का मतलब इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। पर मशीन पे प्रोविजन है तो ये असेट को कम कर रहा है, इसलिए इसका बैलेंस है क्रेडिट। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन मशीन है, आप इसे बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाओगे बताओ। क्या ये बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन प्रोविजन इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, लाइबिलिटीज में, या असेट साइड में दिखेगा? अगर आपका जवाब है इक्विटी और लाइबिलिटी तो बोलो ए, और असेट है तो बोलो बी। जल्दी बताओ। हालांकि प्रोविजन हमें डिस्कस करना बाकी है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी बहुत ही आराम से हौले हौले जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से बताइए। डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन मशीन ये क्या है? पहली चीज, क्या ये एक्सपेंस है? हो ही नहीं सकता, एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड में आता, क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता। क्या ये इनकम है? अरे इनकम नाम से ही नहीं लग रही। क्या ये लाइबिलिटी है? तो प्रोविजन तो लाइबिलिटी होते। तो क्या मैं इसे इक्विटी और लाइबिलिटी साइड पे दिखा दूं प्रोविजंस के अंतर्गत, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजन में? तो कैसी बात कर रहे हो? प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अगर आपने लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया दोस्तों, आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्यों? क्योंकि है ये प्रोविजन, इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। लेकिन प्रोविजंस अगर कोई एसेट पे बनाए जाते हैं, तो अभी हमने ब्रीफ में बताया, आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ब्रीफ में बताया कि प्रोविजंस अगर किसी भी एसेट पे बनाए जाते हैं तो क्या माना जाता है, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट को कम कर रहा है। तो ये प्रोविजन बनाया गया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पे, तो ये असेट को कम कर रहा है, तो इसका मतलब ये असेट साइड में आएगा। और कैसे आएगा? तो हम असेट में लिखेंगे मशीन, डेफिनेटली असेट साइड में कहीं ना कहीं मशीन आ रही होगी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा होगा। तो हम असेट में देखेंगे कि हमारी कहीं पर मशीन आ रही है, असेट आ रहा है क्या, तो ये प्लांट एंड मशीन दिया 860, तो हम यहाँ पे असेट साइड में लिखेंगे 8,60,000 और इससे लेस करेंगे प्रोविजन फॉर मशीनरी। कितने का? 1,46,000। और ये जो बैलेंस हमारा बचेगा ये हमारी बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में दिखेगा। तो अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाऊंगा। अभी जरा भी ये चिंता मत करना कि हमने पढ़ लिया है, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक फ्लो आपको बता रहा हूँ क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये। बहुत सही जवाब दिया, शाबाश प्राची, वेल डन।
क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। सबसे पहले अपन डेबिट क्रेडिट के हमारे साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। एक बार ये सारे फंडामेंटल अपने क्लियर होंगे उसके बाद अपन एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। आपको मैं बस एक पाथवे बता देता हूं कि हमारा सीक्वेंस चीजों को पढ़ने का कैसे होगा। कोई भी फाइनल अकाउंट्स अगर आपको प्रिपेयर करना है बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा स्टेप 1 होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई whether it is an asset, expense or income liability of capital। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो इनमें से क्या है। एक बार ये पता पड़ जाता है आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। फिर आपको ये देखना है कि वेदर इट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। और वो कैसे पता पड़ेगा? तो वो डिपेंड करेगा इनके रूल्स के बेसिस पे। रूल क्या है? क्लियर है, असेट बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट। ऐसा क्यों? सिंपल है भैया नियम, आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं। भैया आपको नींबू पानी पीना है तो सीधी सी बात है, मीठा करना है तो क्या डालोगे? शक्कर। शक्कर डालोगे तो क्या होएगा? मीठा। शक्कर कम करोगे तो क्या होएगा? कम मीठा। खट्टा करना है तो नींबू डालोगे, नींबू डालोगे तो क्या होएगा? खट्टा। कम डालोगे तो क्या होएगा? कम खट्टा। इसमें कोई दो नियम नहीं है, इसमें कोई ये एक्सेप्शन नहीं है, ये ऐसा ही होगा। हेलो, चाय कड़क करनी है चाय पत्ती बढ़ाओगे, नहीं करनी है कम करोगे। मीठी करनी है शक्कर डालोगे, नहीं करनी है शक्कर कम करोगे। सेम इसी लॉजिक से अगर आपको असेट बढ़ाना है क्या करोगे? डेबिट। कम करना है क्या करोगे? क्रेडिट। आपको इनकम बढ़ाना है कम करना है क्या करोगे? बढ़ाना है क्रेडिट, कम करना है। फिक्स है रूल, नियम फिक्स है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ये ऐसा ही होता है। ये सिस्टम ही इसके बेसिस पे बनाया गया, ये चलता ही ऐसे। तो आपने एक बार ये देख लिया स्टेप 2 कि आपको इसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है फॉर वट एवर एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन, उसका बैलेंस क्या होगा। और फिर इसके बाद में आपको इसे क्या करना पड़ेगा? आपको इसका क्लासिफिकेशन इन द बैलेंस शीट देखना होगा। क्या मतलब क्लासिफिकेशन इन द बैलेंस शीट? जो मैंने आज क्लास में सबसे पहला सवाल पूछा है कि आपने अगर जमीन खरीदी है तो वो आपके लिए ये तो तय है कि एसेट है, बट एसेट के अंदर बहुत सारी लाइन आइटम्स है बेटा। तो उन लाइन आइटम में वो कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगा या इन्वेस्टमेंट में जाएगा या इन्वेंट्री में जाएगा? ये तीनों एसेट है, पर ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ बिजनेस। पर सर खरीदते समय अगर मेरे को यही नहीं पता है कि यार मेरा पर्पस क्या है, मैंने बस खरीद के रख लिया, तो अपन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, जैसे जमीन खरीद के रख ली और अभी आपको मालूम ही नहीं है क्यों खरीदी है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपने यही पर्पस नहीं था, जरूरत नहीं थी, फिर भी खरीदी। बिना जरूरत के कोई चीज आदमी क्यों खरीदता है? क्योंकि उसे लग रहा है सस्ती मिल रही है, आगे इसकी कीमत बढ़ेगी तो अपन पैसे बना लेंगे। तो इस तरह की एसेट को क्या मानना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। तो ये समझने के लिए कि बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेंट्री होगी, ये आपको कहाँ समझ में आएगा बेटा? ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा जब आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ें। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपका सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनल अकाउंट्स, ये सब पढ़ने के बाद आप उस स्टेज पे आओगे कि आप कंक्लूड करके बोल पाओगे कि यस, ले आओ अब रिलैक्स की बैलेंस शीट बनाना है तो वो बना देंगे। हालांकि वो इंडेस फॉलो करती है, बट कोई भी कंपनी जो एस फॉलो करती है आप उसके हिसाब से उसके फाइनेंशियल्स बना दोगे। तो हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन एंड बैलेंस शीट देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस शीट में कैसे क्लासीफाई होता है। बट क्या होता है दोस्तों, हमने को बैलेंस शीट में सिर्फ क्लासीफाई नहीं करना है, उसके साथ साथ उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी देना पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये 4 चीजें समझोगे ना, तब जाके आप पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर पाओगे। तो हमारे को इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या करना है? हमारा फोकस ये सारी चीजों को समझने पे होगा। ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन जब बैलेंस शीट में करने की बात है तो इसमें 2 चीजें आती है क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले कि आप इसे किस हेड या लाइन आइटम में शो करोगे। तो 2 चीजें आपको समझना होती है। एक होती है हेडिंग,
आपने देखा होगा बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी में हेडिंग दो ही है, करंट और नॉन करंट। टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में क्या था, एक इक्विटी और एक लाइबिलिटी था। इक्विटी के दो हेड्स थे, शेयर होल्डर फंड्स और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और लाइबिलिटी के दो हेड्स थे, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ऐसे ही एसेट में भी दो ही हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो आपको ये देखना है कि ये करंट है या नॉन करंट है, और फिर उसके बाद आपको लाइन आइटम देखनी है। जिसका मतलब क्या हुआ लाइन आइटम का, कि बैलेंस शीट में मैं उसे पीपी दिखाऊं या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाऊं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाऊं या इन्वेंटरी दिखाऊं या क्या दिखाऊं। ये दो चीजें आपको समझना पड़ती हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ पर पढ़ना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आज अपना एक चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन और एक थोड़ा सा अकाउंट जो अपन ने पहले पढ़ा है उसका एक हल्का फुल्का रिकैप हो गया। बहुत ही क्विक रिकैप, डिटेल में तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपन पूरा अकाउंट्स बेसिक डबल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, बट एक बेसिक सा रिकैप मैंने करा दिया। पर्पस आज के सेशन का समझ में आया था आपको, क्या था, सिलेबस का ओवरव्यू लेना, डेबिट क्रेडिट को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना। आई एम श्योर ये सब चीज़ एकदम क्लियर नहीं हुई है, खास तौर पे जो टू बी डिस्कस लिखी हुई है वो सब। अब अपन कल क्या करने वाले हैं, कल के सेशन में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, किसके ऊपर, डेबिट क्रेडिट के ऊपर। तो खास तौर पे ये जो चीज़ें टू बी डिस्कस लिखी हुई है ना, ये सारी अपन कवर करेंगे पहले। और फिर एक बार जब अपन क्लास में ये मान लेंगे कि हर कोई को बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है, और मैं आपके सामने कुछ टिपिकल चीज़ें रखूंगा। तो मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट, फिर मैंने बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, मैंने कहा गुडविल, फिर मैंने उसकी बजाय कहा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मैंने कहा डिबेंचर, उसकी जगह कहा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस तरह की चीज़ों का आपका ये क्लियर होना चाहिए कि सर इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट, ये बैलेंस शीट में एसेट में दिखेगी या लाइबिलिटी में। जब ये क्लैरिटी अपने को आएगी ना, फिर अपन एक्चुअल में चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ये सब बेस बिल्डिंग है, चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। इसी के साथ आज का अपना डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन। अब आपके कुछ मिनट के ब्रेक के बाद आपकी अगली बैच शुरू हो जाएगी, विच इज ऑफ कॉस्टिंग विद अमित भाई। चलिए, थैंक यू।